नमस्कार, स्वागत है आप सभी का i9 न्यूज इंडिया में। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल को सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। फिर इसने अपना बोरिया बिस्तर उठा लिया है। बेसिकली इसका काम था ह्यूमन राइट्स, यानी कि आपके मानवाधिकार को लेकर के काम करना, आपको जस्टिस दिलाना। लेकिन सरकार ने कार्रवाई करने के बाद बोरिया बिस्तर क्यों बांधा, ये सोचने वाली बात है। ये वीडियो में समझाऊंगा क्या करती थी, कैसे करती थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बिल्कुल एंड तक चिपक के बैठे रहिए वीडियो के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, एमनेस्टी एक एनजीओ है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में होती है, लंदन में की जाती है। इसका मेन मोटो था जस्टिस दिलाना, जो बिना किसी गलती के सज़ा को भुगत रहे हैं। ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स के लिए जानी जाती है। 1977 में इस संस्था को इसी कार्य के चलते नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया गया था। 1978 में यूनाइटेड नेशंस ने भी ह्यूमन राइट्स के लिए पुरस्कृत भी किया था। अब इसी संस्था की एक ब्रांच भारत में भी है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के नाम से जानी जाती है। ये 150 देशों में फैली हुई है। जो भारत में ब्रांच है, इसके संस्था के पहले जो डायरेक्टर थे वो पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। ऐसा नहीं है कि भारत में इसको अपना पहली बार कामकाज बंद करना हो। इससे पहले 2009 में भी कांग्रेस की सरकार ने इस पर कड़ी कार्रवाई की थी, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे काम बंद होने के बाद फिर से चालू कर लिया गया था। अब 25 अक्टूबर को इस संस्था के निदेशक आकार पटेल के घर ईडी छापा मारती है। जब से ही यह संस्था चर्चा में है। हालिया दिल्ली दंगे के बाद इस संस्था ने दिल्ली पुलिस पर सवाल निशान खड़े किए थे और आरोप लगाया था कि पुलिस ने अपने कर्तव्य का सही से पालन नहीं किया है। देखिए, एमनेस्टी पर जो भी आरोप हैं वो आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एमनेस्टी की खासियत ये थी कि अपने रिसर्च के साथ अपने खुद की रिपोर्ट बनाती थी, डॉक्यूमेंटेशन करती थी, वे सरकार को जवाब दिया जाता था। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अपने आप में बहुत बड़ी संस्था है और क्रेडिबिलिटीज़ की रिपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से जो भी किसी भी तरह की कार्रवाई की जाती है या फिर जो रिपोर्ट्स आती हैं, उसको दुनिया भर में गंभीरता से लिया जाता है। भारत की सरकार से भी कुछ सवाल पूछे गए थे, सरकार निरुत्तर हो गई थी और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की जो छवि थी विदेशों में अच्छी नहीं थी। यानी कि मोदी जी की छवि खराब होने का मतलब भारतीयों की छवि भी खराब हो रही थी। तो सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे कौन से सवाल थे, वो आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को अगर हम विदेशों में देखेंगे तो रशिया ने बैन किया हुआ है, इसराइल ने बैन किया हुआ है, अमेरिका और चाइना ने कई बार कड़ी कार्रवाई की है। क्योंकि हम देखते हैं कि चाइना में उइगर मुसलमानों के खिलाफ देखा जाए तो उनके साथ बर्बरता की जाती है। तो वहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी वहाँ पे कैंपेन चलाया था, कहा था कि उइगर मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। तो चाइना ने कड़ी कार्रवाई की, मतलब वहाँ की सरकार ने कार्रवाई करती है और इसको टेम्परेरी बेसिस पे काम रोकना पड़ जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। आगे चलते वीडियो में और बहुत सारी चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा सोचने वाली बात यहां पर यह है कि ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जिसका जवाब सरकार के पास ना हो। अगर ऐसा है कि आप सवाल पूछे, सरकार के पास जवाब नहीं है, तो आपके कान अगर खड़े नहीं होते हैं तो यह मूर्खता की पराकाष्ठा होने वाली है। इस संस्था पे कई अलग अलग तरह का आरोप लगे, एंटी नेशनल है, एंटी डेवलपमेंट है, ये सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों के लिए ही काम करती है, पाश्चात्य संस्कृति को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है, खास वर्ग के प्रति इसका प्रेम है। तो कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, हवाई फायर नहीं करूंगा। पहला, इसको एंटी नेशनल क्यों बोला जाता है वो समझ लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर कभी विकास विरोधी होने के आरोप लगे हैं तो कभी एंटी नेशनल। भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के आरोप लगते रहे हैं। इस संस्था ने जब कुंडाकुलम में न्यूक्लियर प्लांट का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के हक में आवाज उठाई तो इस पर विदेशी एजेंडा चलाने के आरोप लगे थे। संस्था ने जब बड़े पूंजीपतियों द्वारा आदिवासियों की जमीन अधिग्रहित करने का मामला उठाया तो विकास विरोधी कहा गया। और संस्था ने जब मृत्यु दंड का विरोध करते हुए अजमल कसाब की फांसी पर रोक मांगी तो इसे एंटी नेशनल कहा गया था। तो ये तमाम आरोप लगते रहे हैं। सरकार से कई ऐसे सवाल पूछे जो सरकार को पसंद नहीं आए, और इस सरकार को तो बिल्कुल सवाल पसंद आते ही नहीं। यही सरकार अनोखी नहीं है, कांग्रेस की सरकार भी थी, हमने वहां भी देखा है। एक पत्रकार से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि सिर्फ बहुत माइनर सा डिफरेंस आया है, लेकिन यहां सरकार 20 है तो कांग्रेस 19 थी मीडिया मैनेजमेंट पे। तो आप किसी को दूध का धुला मत समझिएगा, पहली बात। दूसरी बात, यहां समझते हैं कि इस एमनेस्टी इंटरनेशनल पे आखिर आरोप क्या है। आरोप पहला यह है कि एक तो इसके पास 36 करोड़ का ऐसा ट्रांजैक्शन है, विदेश से पैसा आया है,
उसके अकाउंटेबिलिटी बनती है। अकाउंटेबिलिटी बनती है, सरकार लगभग 2 साल से इसके पीछे लगी हुई थी, अकाउंट्स को छान रही थी और सरकार ने अब बोला कि हम इसके अकाउंट्स को फ्रीज करने वाले हैं, ना पैसा निकाल सकते हैं, ना नहीं निकाल सकते हैं, ना किसी को दे सकते हैं। जिसकी वजह से एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने बोला कि सरकार ने ऐसा कर दिया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम पैसों को निकालेंगे नहीं तो हम अपने एम्प्लॉयज को पैसे क्या देंगे, इसीलिए इससे बेहतर यही है कि इस भारत में काम करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है, तो हम अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चल देंगे। जब यह डिसीजन इस एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा लिया गया तो 15 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तो उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की थी। बोला कि अगर भारत में ऐसा हो रहा है तो देश की जनता को इसके हक में आवाज उठानी चाहिए। देखिए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास कोई एफसीआरए लाइसेंस नहीं है। अगर कहीं से भी आपको पैसा विदेश से मंगाना है तो आपको एफसीआरए लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन इस संस्था के पास नहीं था। लेकिन ये बात भी किसी से नहीं छुपी कि 2012 के बाद इसको अलग अलग देश के हिस्से में से अलग अलग जगह पे से इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस एनजीओ को फंड किया जा रहा था। ये बात किसी से छुपी नहीं है। सरकार ने कार्रवाई की है, हम सरकार के साथ हैं। इस पैसे कहां इस्तेमाल हुआ, कहां नहीं हुआ, जानने का हक मेरा भी है और आपका भी है। लेकिन सरकार ने, इसी के साथ एक पॉइंट को मैं जोड़ना चाहूंगा कि अगर आपने उस संस्था के साथ ऐसा किया है तो अपने साथ भी आप ऐसा करते तो और भरोसा मेरा बनता। आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई कि आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ आपने जिस तरह की कार्रवाई की है वो सही है गलत है, वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। पहले बता दूं, क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन करना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर सरकार ने जिस कानून के तहत कार्रवाई की है उस कानून को कड़ा किया था एफसीआरए कानून में सरकार ने अमेंडमेंट किया 2020 में। उन्होंने कहा कि कोई भी अगर एनजीओ है, विदेश से आने वाला पैसा जो है वो अब क्या कहते हैं 50% की बजाय अब 20% पैसे का इस्तेमाल भारत के प्रशासनिक कार्यों में कर सकती है। यानी कि सरकार ने सीधा 30% की कटौती कर दी। विदेशों से अगर आपका 100 रुपए आ रहा है, सिर्फ 50% आप इस्तेमाल करते थे, अब सिर्फ आप 20% इस्तेमाल कर सकेंगे। यानी कि 100 में से 20 रुपए इस्तेमाल करेंगे, 80 नहीं कर सकते हैं। ये सरकार ने कानून लाया। दूसरा ये बोला कि एक संस्था को कितना ग्रांट दिया गया है ये दूसरी संस्था को नहीं बताया जाएगा, मतलब एनजीओ को नहीं बताया जाएगा। और तीसरा यह था कि अगर विदेश से अगर कोई पैसा आएगा, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बैंक में जाकर के पैसे को जमा कर देंगे किसी ब्रांच में, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको एसबीआई के अंदर ही पैसा जमा करना होगा और साथ ही वो भी दिल्ली के ब्रांच में करना होगा और किसी ब्रांच में नहीं करेगा। तो सरकार ने कड़े कानून बना दिए हैं। बिल्कुल हक में बात जाती है कि विदेश से जो पैसा आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इतनी मात्रा में क्यों आ रहा है, उसका इस्तेमाल कहां और कैसे हो रहा है, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको बताया कि एफसीआरए को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस का पक्ष एक साथ हो गया था इस बिल को पास कर लेते, क्योंकि इनके हक में वो डिसीजन जा रहा था। वो क्या था आप समझिए। 1976 में एफसीआरए बनता है, उसमें कहा जाता है कि जो भी कंपनी विदेश में स्थित है उससे पैसा देश की, यानी कि जो राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपना विदेशी चंदा नहीं ले सकती हैं और अपने पॉलिटिकल कैंपेन में उसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। 1976 के एफसीआरए वाले बिल में ये था, लेकिन संशोधन किया जाता है इस मोदी सरकार के द्वारा। लेकिन इस दरमियान मैं आपको बता दूं कि इस दरमियान बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही विदेशी कंपनियों ने फंड किया था, उसका पैसा राजनीतिक रूप से भी खर्च हुआ था। जब इसके अकाउंटेबिलिटी की जब बात आती है तो सरकार ने एक छोटा सा क्लॉज लगा दिया, कानून को ही बदल दिया। उन्होंने बोला कि 2010 तक जितना भी पैसा विदेशी लोगों ने आपको भेजा है, जितना आपने इस्तेमाल किया है, जहां भी इस्तेमाल किया है, उस पर आपको किसी भी प्रकार की जांच नहीं होने वाली है, आप उसके लिए अकाउंटेबल नहीं हैं। बस यहीं से प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, उसने पैसा कहां इस्तेमाल किया, कैसे किया, वो जायज आपकी चिंता भी है, लेकिन जायज चिंता हमारी भी है, देश की जनता की भी है कि वो पैसा जो कांग्रेस और बीजेपी को मिला था आखिर किस पार्टी ने दिया था, कहां इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, क्यों हुआ, आखिर उस पैसे के आने के बाद कितने कॉन्ट्रैक्ट्स कहां गए, किसको दिया, कितने दिए, ये जानने का हक हमारा नहीं है। ये होती है ट्रांसपेरेंसी। आप और एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ जो कर रहे हैं कार्रवाई कीजिए, हम सरकार के साथ है, लेकिन आपके साथ जब बारी आती है तो आप कानून में बदलाव करते हैं, क्योंकि पूरी पावर आपके हाथ में है। कांग्रेस भी साथ हो जाती है क्योंकि पता है कि इस हमाम में सब नंगे हैं। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं, क्योंकि जब लाल कृष्ण आडवाणी जी जब जेल में थे उन्होंने एक किताब लिखी थी। उस किताब में एमनेस्टी इंटरनेशनल काम की बहुत सराहना की गई थी। उस किताब का नाम है द अ प्रिजनर्स स्क्रैप बुक। इस बात में 18 जनवरी 1987 घटना का जिक्र करते हुए आडवाणी जी लिखते हैं, करीब 5:30 बजे जब वो अपने कमरे में लौटते हैं तो अपनी मेज पर, अपने टेबल पर वो कम से कम 600 चिट्ठियों को पड़ा हुआ देखते हैं। जब उन चिट्ठियों खोलना शुरू करते हैं तो ये चिट्ठियां विदेशों से आई हुई थी। उसमें
एमनेस्टी इंटरनेशनल के सदस्यों और समर्थकों द्वारा भेजी गई थी। इसमें से अधिकतर क्रिसमस और नए साल की बधाई के ग्रीटिंग्स थे, लेकिन सभी में एक दो पंक्तियां ऐसी लिखी थी जिससे हम सभी को दमन के खिलाफ लड़ने की हिम्मत, आत्मविश्वास और उम्मीद मिली थी, ऐसा किताब में लिखा है। लाल कृष्ण आडवाणी उस वक्त भारतीय जनसंघ के सबसे बड़े नेता हुआ करते थे। अब भारतीय जनसंघ बीजेपी बन चुकी है और मजबूत सरकार है, लेकिन एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो गतिविधियां उस दौर में जनसंघ के नेताओं को हिम्मत और उम्मीद दिया करती थी, वही गतिविधियां अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अखरने लगी। अगर आपको एक क्लोजिंग पॉइंट दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पैसा का कहां और कैसे इस्तेमाल किया गया ये पता होना चाहिए, ठीक है, ये इसमें कोई गलत बात नहीं है, पारदर्शिता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि ऐसे आयोग का होना भी भारत के अंदर अच्छी बात है, हमारे लिए, आपके लिए अच्छी बात है। सरकार कुछ ऐसे डिसीजन नहीं ले पाती है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि उनकी राजनीति उसमें शामिल होती है। जब सरकार कुछ फैसले या कुछ बातों को दबाने की कोशिश करती है, मीडिया को कंट्रोल करती है, अखबार को, प्रेस को कंट्रोल करती है, तो समस्या यहां पर यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो हमारे और आपके सामने नहीं आती है, तो ऐसी संस्थाएं होती हैं जो उठ करके आवाज उठाती हैं, चीजों को पब्लिक डोमेन में लाती हैं, पब्लिक डिबेट में लाती हैं। अगर जनता को समझ में आती है तो आक्रोश के रूप में आती हैं, फिर सरकार से मांग की जाती है, तो फिर मजबूरन सरकार को वो चीज की जाती है। तो यहां दोनों ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कार्रवाई होनी चाहिए, पूरी रिपोर्ट निकल के आनी चाहिए, और दूसरी बात ऐसी संस्थाओं का बना रहना ही भारत के अंदर जरूरी है। तो इसका एक सवाल सबसे बड़ा खड़ा ये हो जाता है दोस्तों कि आप मानवाधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था अगर अपने अकाउंट्स को सही नहीं रखेगी और वही संदेहास्पद में रहने वाली है कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ, तो जाहिर तौर पर बात है कि आप पे आज नहीं तो कल सरकार की तरफ से आनी है, क्योंकि आपकी सारी कार्रवाई सरकार या बड़े लोगों के खिलाफ ही होती है। तो इसीलिए जरूरी था एमनेस्टी इंटरनेशनल को कानूनी तरीके से अपने आप को चलाना। मुझे नहीं पता कि सही था या गलत था, लेकिन अकाउंट्स तो वेल मेंटेन्ड होने जरूरी थे, तो जरूरी था कामकाज को रखना। अब सरकार उसका फायदा उठाने जा रही है तो आपकी कमी की वजह से, तो ये छोटी सी बात है, आपको समझ में आ गई होगी। न्यूज़ इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिए आप YouTube मेंबरशिप से लेकर के पेट्रियन मेंबरशिप ले सकते हैं और साथ ही बहुत सारे फायदे आपको उसमें मिलने वाले हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार।